हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज अफ्रीका दुनिया के खूबसूरत कॉन्टिनेंट्स में से एक है जो अपने कल्चर और व्यापार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पर अगर हम वक्त से थोड़ा पीछे जाकर अफ्रीका का इतिहास देखें तो पता चलता है कि जितने जंग अफ्रीका में हुए हैं शायद ही किसी और कॉन्टिनेंट में हुए हैं। और इस जंग की खौफनाक यादें आज भी बरकरार है। अनगिनत हत्या, रेप, स्लेवरी, ऐसी तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा लोगों को। और अफ्रीका में आज भी कई ऐसे पीढ़ियां हैं जो इन यातनाओं का शिकार है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अफ्रीका दुनिया के बड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक है। अफ्रीका में कुल 56 देश शामिल हैं, जिसमें से कई देशों का नाम सबकी जुबां पर रहता है। केनिया, इजिप्ट, तंजानिया और साउथ अफ्रीका, जिसमें से एक देश है घना, जो कि वेस्ट अफ्रीका के हिस्से में आता है। वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद घना दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। साल 1896 से लेकर घना में अब तक 40 से ज़्यादा जंग हो चुकी हैं। 1994 का सिविल वॉर घना के लिए आखिरी जंग साबित हुआ। दोस्तों, 1991 में वेस्ट अफ्रीका के एक देश सिएरा लियोन से एक सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसने 12 सालों तक रुकने का नाम नहीं लिया, जिसका अंत हुआ 2002 में जाकर, जो कि सिएरा लियोन की सरकार और विद्रोही संगठन RUF के बीच चल रहा था। इस जंग में सिएरा लियोन के साथ वेस्ट अफ्रीका के कई देश शामिल थे, जैसे कि केनिया, नाइजीरिया और घना। इसमें एशिया और यूरोप के भी कई देश शामिल थे। इंडिया, पाकिस्तान, USA, यूनाइटेड किंगडम, रशिया और यूक्रेन। और वहीं दूसरी तरफ RUF के साथ कई विद्रोही संगठन थे, जैसे वेस्ट साइड बॉयज़, AFRC और NPFL। इस जंग की वजह रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन की लूट को लेकर थी। उस वक्त वेस्ट अफ्रीका में बड़ी मात्रा में डायमंड और गोल्ड पाए जाते थे। आज की फिल्म के जरिए उस वक्त के हालातों को हम बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत घना देश के एक छोटे से विलेज से होती है। उसी विलेज में एक लड़का रहता है जिसका नाम अगू है। अगू अपने माता पिता के साथ रहता है। उसका एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई भी है। पूरा विलेज एक बफर जोन में स्थित था, जिसे इकोमॉग ट्रूप्स की निगरानी में रखा गया था। बाहर RUF और PLF जैसे विद्रोही दलों का आतंक जारी था। जब तक इकोमॉग ट्रूप्स यहाँ है तब तक ये इलाका बिल्कुल सुरक्षित है। बाहर से काफ़ी रेफ्यूजीज भी यहाँ पनाह के लिए आते जा रहे थे। अगू अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश था। हंसते खेलते उसका दिन बीत रहा था। उसके पिता पास के ही स्कूल में टीचर थे, पर अब वो विलेज में आने वाले रेफ्यूजीज़ की मदद करते हैं। अगू भी उसी स्कूल में पढ़ता है, पर शुरू हुए इस जंग ने सब खत्म कर दिया। अब जिंदा रहना ही लोगों के लिए चुनौती बन गई थी। वहाँ आसपास कई रेबल्स ग्रुप था, जिनका डर अक्सर बना रहता था। दूसरे दिन हम रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट सुनते हैं कि इकोमॉग विलेज छोड़कर जा रहे हैं, और क्योंकि PLF रेबल्स ने कंट्री पर कंट्रोल ले लिया है और मिलिट्री चाहती है कि सारे स्थानीय लोग विलेज छोड़कर राजधानी चले जाएं। हम देखते हैं उसी दिन चर्च में अगू का पूरा परिवार और विलेज के कई लोग इकट्ठा हुए थे। उस विलेज के प्रधान का मानना था कि ये ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं, इसकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ है। हम सब बच्चों और महिलाओं को राजधानी में भेज देते हैं और सारे पुरुष यहीं रुकेंगे। पर कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती। सबका मानना था रेबल्स और आर्मी के बीच हम क्यों पिस रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। दूसरे दिन हम देखते हैं अगू का पूरा परिवार विलेज छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मिलिट्री अनाउंस कर रही है कि जल्द से जल्द ये विलेज छोड़कर निकल जाएं। रेबल्स किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं, पर इतने ज़्यादा लोग और वहाँ से निकलने के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। वो गाड़ी वाला 2 लोगों के 70,000 मांग रहा था। उसके पिता के पास कोई और रास्ता न था। वो अपनी वाइफ और छोटी बेटी को टैक्सी में बिठा देते हैं और अगू अपनी माँ के साथ नहीं जा पाता। अगू अपनी माँ को जाता देख रोने लगता है, पर उसके पिता उसे रोक लेते हैं। अब उस विलेज में अगू, उसका बड़ा भाई और उसके पिता रह गए थे। अब इकोमॉग विलेज से जा चुकी थी। लगभग विलेज खाली हो चुका था। बस कई बेबस और मजबूर, जिनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो वहीं रुक गए थे। वो रात किसी तरह से गुजर जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं रेबल्स उस विलेज में आ चुके थे और एक एक करके स्थानीय लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। अगू का बड़ा भाई अपने दादाजी को कंधे पर उठाए हुए छिप रहा था, क्योंकि उसके दादाजी अपाहिज हैं और यहाँ अगू अपने पिता के साथ छिपने की जगह ढूंढ रहा है। अगू का परिवार एक मकान में कुछ लोगों के साथ छिप जाता है। बाहर अब भी कत्ले आम जारी था। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। आखिरकार वो रेबल्स उस मकान तक भी पहुंच जाते हैं और बाहर सबको एक लाइन से हाथ बांधकर बिठा देते हैं।
वो सोल्जर उनसे पूछता है कि तुम किसकी तरफ से फाइट कर रहे हो, पर अगू का पिता बताता है हम कोई फाइटर्स नहीं बल्कि हम इसी विलेज के लोग हैं। वो सोल्जर कहता है क्या तुम नेटिव डिफेंस फोर्स का हिस्सा हो? एनडीएफ एक बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ विद्रोही संगठन था जो सरकार के विरोध में काम कर रहे थे, पर अगू का पिता इस बात से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो बस एक मामूली सा नागरिक था। वो सोल्जर एक विलेज की महिला को बुलाता है पूछने के लिए क्या ये सब इसी विलेज के हैं, पर सब जानते थे कि वो महिला दिमागी रूप से पागल है। वो सभी को पहचानने से इनकार कर देती है। वो सोल्जर सभी को गोली मारने का ऑर्डर दे देता है। अगू और उसका भाई वहाँ से भागने लगते हैं और सभी लोगों को गोली मार दी जाती है, जिसमें अगू के पिता और उसके दादाजी मारे जाते हैं। वो सोल्जर अगू और उसके भाई का पीछा करने लगते हैं। भागते वक्त अगू के बड़े भाई को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। ये देख अगू दुखी हो जाता है और जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जंगलों में भागते भागते शाम हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक से ये क्या हो गया। उसने एक झटके में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों के सामने उसके परिवार को गोली मार दी। उस दृश्य को भुला पाना मुश्किल हो रहा था। सुबह वो अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ पत्ते तोड़ के खा लेता है, पर वो पत्ते पॉइजनस थे। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी अचानक से उस जंगल में गोलियां चलने लगती हैं। इससे पहले अगू कुछ समझ पाता, कुछ रेबल्स आकर उसे घेर लेते हैं। ये एनडीएफ के सोल्जर्स थे। उन्हें लगता है अगू पीएलएफ संगठन का है। वो उसे पकड़कर अपने कमांडेंट के पास ले जाते हैं। कमांडेंट वही शख्स था जो एनडीएफ को लीड कर रहा था। एनडीएफ में 2IC नाम का एक सोल्जर है जो कि कमांडेंट का सबसे खास था और एनडीएफ में सबसे होशियार था। अगू काफ़ी डरा हुआ था जब कमांडेंट उससे पूछता है कि उसके जंगल में होने की वजह क्या है। अगू बताता है गवर्नमेंट आर्मी ने उसके पिता और भाई को मार दिया। कमांडेंट उसे अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है और वो अगू के मन में इस बात को डाल देता है कि वो यहाँ रहकर अपने पिता और भाई की मौत का बदला ले सकता है। अगू के सर पर एम्यूनेशन बुलेट्स के बॉक्स को रख दिए जाते हैं। वो जंगलों से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो उस जगह जाते हैं जहाँ एनडीएफ कैंपिंग कर रही थी। शाम अगू देखता है सब खाना खा रहे हैं, पर उसे कुछ खाने को नहीं दिया गया। इस पर वो खाने की मांग करता है क्योंकि वो अपने सर पर बुलेट बॉक्स को उठा कर ले आया था। इस पर सभी हंसने लगते हैं। एक सोल्जर उसे पनिशमेंट के लिए चेयर पर खड़ा कर देता है। अगू देखता है कमांडेंट स्त्रिका को अपनी टेंट में बुलाता है। स्त्रिका एक लड़का है, लगभग अगू की उम्र का। अगू को लगता है शायद स्त्रिका कमांडेंट का खास होगा। हम देखते हैं अगू के साथ जो भी नए लोग एनडीएफ में आए हैं सभी को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ सभी लोगों को बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी है और एनडीएफ गवर्नमेंट के विरोध में है। हमारे देश के राजनेता हमारे रिसोर्सेज को हमसे चुराकर कुछ डॉलर्स के लिए विदेशों में बेच रहे हैं, जिससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। उनकी संपत्ति बढ़ रही है। ऐसे राजनेता हमारे संविधान पर धब्बा है और एनडीएफ की लड़ाई लोगों को उनका खोया हुआ हक दिलाने के लिए है। यहाँ हमें पता चलता है जो एनडीएफ को लीड कर रहा है उस सुप्रीम कमांडेंट का नाम डाडा गुडब्लड है, जो एनडीएफ को फंड करता है और कमांडेंट उसे ही रिपोर्ट करता है। सुप्रीम कमांडेंट ही बताता है उन्हें अगला काम क्या करना है। हम देखते हैं एनडीएफ में शामिल होने के लिए उन्हें एक रिचुअल से होकर गुजरना पड़ता है जो कि खुद कमांडेंट ने ईजाद की थी। इस प्रथा में नकली झाड़ फूक और अंत में कमांडेंट उन पे नकली गोलियां चलवाता था और बताता था कि तुम सब इनविंसिबल हो, जिसे कोई मार नहीं सकता। ये ब्रेन वॉश करने का कमांडेंट का तरीका था ताकि वो लोग अपनी जान को लेकर बेखौफ हो जाएं। दूसरे दिन सुप्रीम कमांडेंट का ऑर्डर आता है कि हथियारों से भरी यूएन की गाड़ियां कल ब्रिज से गुजरने वाली है। दूसरे दिन एनडीएफ के सोल्जर्स उस गाड़ी पर अटैक कर सभी को मार देते हैं। उसमें से एक शख्स जिंदा बच जाता है। उसे कमांडेंट के पास लाया जाता है। वो शख्स कहता है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वो कोई सोल्जर नहीं। कमांडेंट ने अगू को उस शख्स को जान से मारने के लिए कह दिया और उसके हाथ में एक तलवार दे दी। अगू खामोश उस शख्स को जान की भीख मांगता देख रहा था। आज उन हाथों ने पहली बार हथियार पकड़े थे जिसमें कभी किताबें हुआ करती थी। कमांडेंट के बार बार कहने पर अगू उसके सर पर जोर का हमला करता है, जिससे वो शख्स वहीं गिर जाता है और फिर स्त्रिका और अगू उस पर लगातार हमला कर उसकी जान ले लेते हैं। अगू के पास कोई और दूसरा रास्ता न था।
उस शख्स पर किया पहले हमले के साथ ही अगू की मासूमियत, उसके पिता के दिए आदर्श सब एक झटके में ख़त्म हो गए। मन में एक पश्चाताप था। एक बेगुनाह व्यक्ति की जान लेना दुनिया का सबसे बड़ा पाप था। अगू के इस काम से खुश होकर कमांडेंट अगू को एनडीएफ का फुल फ्लेज मेंबर बना देता है। अब अगू को भी एक गन पकड़ा दी गई थी। उसे उस शख्स के बारे में सोच उल्टियाँ होने लगती हैं। पता नहीं उससे ये कैसे हो गया। शाम बारिश हो रही थी। अगू स्त्रिका को अपने परिवार के बारे में बताता है, पर स्त्रिका बोल नहीं सकता। अगू को अब भी अपनी माँ और बहन की काफ़ी याद आती है। शायद वो उनसे कभी मिल पाए। अगू अब पूरी तरह से एनडीएफ का हिस्सा बन चुका था और उसने भी अपने हालातों से समझौता कर लिया था। शाम उन्होंने एक विलेज से थोड़ी दूर पर जंगलों में अपना कैंप लगाया था। वहाँ कुछ महिलाएं आई थीं। वो महिला कहती है, पिछले 3 दिनों से एनआरसी और पीएलएफ आर्म फोर्स ने पूरे विलेज पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने विलेज के कई लोगों की हत्या भी कर दी है। वो चाहती है एनडीएफ उनके विलेज को आज़ाद करवाए। कमांडेंट कहता है वो उनका ज़रूर साथ देंगे। कमांडेंट दूसरे दिन अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पीएलएफ और एनडीएफ के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है। थोड़ी देर में एनडीएफ उन्हें विलेज से भगाने में कामयाब हो जाती है। शाम अगू लाशों के बीच बैठा होता है। अब उन्हें इन चीज़ों की आदत सी होती जा रही थी। अब अगू और स्त्रिका में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रात कमांडेंट अगू को अपने कमरे में बुलाता है और आज विलेज में हुई मुठभेड़ के लिए उसकी तारीफ़ करता है। अगू तारीफ़ सुनकर खुश होता है, पर वो कमांडेंट के गंदे इरादों से अब तक अनजान था। वहाँ वो अगू का शारीरिक शोषण करता है। अगू थोड़ी देर बाद बाहर आता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। स्त्रिका आकर उसे पकड़ लेता है। सिर्फ अगू ही नहीं, स्त्रिका भी कई बार कमांडेंट के इस घिनौनी करतूत का शिकार हो चुका है। अगू के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। स्त्रिका उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिम्मत देता है। सुबह अगू काफ़ी परेशान था। एक सोल्जर उसे अपने पास बुलाता है और उसे ब्राउन देता है। ये एक तरह का नशीला पदार्थ था जिसके खून में मिलते ही इंसान मदहोश होने लगता है। एनडीएफ में कमांडेंट से लेकर सोल्जर्स तक सभी इस पदार्थ का सेवन करते थे। दूसरे दिन सुबह वो विलेज की दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पीएलएफ का कब्जा था। अब वो इसी तरह रोज़ हमले करते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब अगू भी अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल चुका था। किसी की हत्या करने में अब उसके हाथ ज़रा भी नहीं कांपते। परिस्थितियों ने उसे इतना कठोर बना दिया था। एक दिन विलेज में मुठभेड़ के वक्त एक मकान में उसे लगता है उसने अपनी माँ को देखा। अगू उससे लिपट जाता है। उस महिला की एक छोटी बेटी भी थी, पर वो महिला अगू को पहचानने से इनकार करती है। अगू भी उस पर चिल्लाकर वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं एक सोल्जर उस छोटी लड़की के पेट पर पैर से कई हमले करता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। अगू देखता है उस महिला का एक सोल्जर रेप कर रहा है। अगू ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि क्या भगवान देख रहा है ये सब जो यहाँ हो रहा है। वो उस महिला को इस तरह से नहीं देख पाता और उसके सर पे गोली मार देता है। दूसरे दिन 2IC कमांडेंट को एक लेटर लाकर देता है जो कि सुप्रीम कमांडेंट ने एनडीएफ के लिए बुलावा भेजा था। हम देखते हैं कमांडेंट अपने सोल्जर्स को लेकर एनडीएफ हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। वहां डाडा गुडब्लड जो कि सुप्रीम कमांडर है, वो उसे रात तक इंतज़ार करवाता है। इस बात से कमांडेंट काफ़ी गुस्से में आ गया था। गुडब्लड बताता है उसने उसे जानबूझकर इंतज़ार करवाया क्योंकि वो उसके काम से खुश नहीं है। गुडब्लड अब राजधानी पर कब्जा नहीं करना चाहता था क्योंकि ये अब कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड न्यूज़ बन चुकी थी जिसमें एनडीएफ का नाम सबसे ऊपर है और जब जंग ख़त्म होगी तो कोई भी इसके फैसले से भाग नहीं पाएगा और हमारा उठाया हुआ हर एक कदम फ्यूचर में हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। गुडब्लड ने कमांडेंट को एज अ जर्नल प्रमोट करने का वादा किया था, पर अब उसने इस फैसले से मुंह मोड़ लिया। कमांडेंट इस बात से नाराज़ हो जाता है। गुडब्लड 2IC को कमांडेंट प्रमोट कर रहा है। अब से वो एनडीएफ को लीड करेगा और वो कमांडेंट को डिप्यूटी चीफ ऑफ सिक्योरिटी प्रमोट कर रहा है। पर कमांडेंट खुश नहीं था क्योंकि 2IC उसकी जगह ले रहा था। कमांडेंट अपने एनडीएफ टीम को लेकर पास की बस्ती में चला जाता है। वहाँ कई लड़कियाँ थीं। सभी सोल्जर्स लड़कियों को लेकर कमरे में चले जाते हैं। कमांडेंट 2IC को भी जाने के लिए कहता है। कमरे में से गन शॉट सुनाई देता है। घायल 2IC को बाहर ले आया जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये गोली कमांडेंट के कहने पर चलाई गई है क्योंकि कमांडेंट उसके प्रमोशन से खुश नहीं था। दूसरे दिन सुबह अगू को ब्राउन लेता हुआ देखते हैं। अब वो उस नशे का आदी हो चुका था। अगू घायल 2IC के पास जाता है जो आखिरी सांस ले रहा था। वो एक अच्छा लीडर था।
वो अगू का हाथ पकड़ कहता है, सभी जंगों का कोई मतलब नहीं निकला, अंत में सबको यही मिलेगा। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब कमांडेंट एनडीएफ बटालियन को लेकर जंगलों में भटक रहा था, बिना खाना पानी के, क्योंकि अब उसने गुड ब्लड के ऑर्डर को भी फॉलो करना बंद कर दिया था। रात जंगल में इकोमॉक ट्रूप्स द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसमें एनडीएफ के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। लोग जंगलों में कीड़े कॉकरोच खाने को मजबूर थे। सुबह वो सफ़र पर आगे बढ़ने लगते हैं, पर स्त्रीका वहीं बैठा था। अगू के बार बार कहने पर भी वो उठता नहीं। अगू जब उसके पास आता है तो देखता है उसके पेट में गोली लगी है। रात के हमले में उसे ये गोली लग गई थी। अगू उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। अगू में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसे उठाकर चल सके, पर वो स्त्रीका को बीच जंगल में इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। जब अगू स्त्रीका को कंधे से उतारता है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ये देख अगू काफ़ी दुखी हो जाता है। हम देखते हैं कई महीने बीत चुके हैं। एनडीएफ गोल्ड माइंस में छिप कर रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ ट्रेंचेस बना रखे हैं। वो इस उम्मीद से वहाँ है कि उन्हें वहाँ गोल्ड मिल जाए और उसके एक्सचेंज में वो सप्लाईज खरीद सकें, क्योंकि उनके पास खाने को राशन नहीं है। कई लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास अब लड़ने के लिए एम्यूनेशन भी ख़त्म हो चुके थे। एक दिन सभी सोल्जर्स कमांडेंट के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि वो सब यहाँ से सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों में वो यहाँ भूख से ऐसे ही मर जाएंगे। सभी कमांडेंट को छोड़ सरेंडर करने चले जाते हैं। अगू भी उनके साथ चला जाता है। कमांडेंट वहीं अकेला रह जाता है और वो सभी जाकर यूएन ट्रूप्स को सरेंडर कर देते हैं। एनडीएफ बटालियन के जो यंग मेंबर्स थे उन्हें स्कूल में भेज दिया जाता है, जो कंट्री का सबसे सेफ पार्ट था। अगू सभी बच्चों से दूर रहता था। वो जंग के उन लम्हों को भुला नहीं पा रहा था। लोग गेम्स खेलते और एंजॉय करते, पर वो सबसे दूर अकेले ही बैठा रहता। रात सोते वक्त उसे दौरे पड़ने लगते, क्योंकि उसे ब्राउन की इस कदर लत थी कि अब उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। हम देखते हैं अगू को स्कूल में काफ़ी वक्त बीत चुका है। वो स्कूल काउंसलर से जंग में हुई घटनाओं का जिक्र कर रहा है। उसने काफ़ी बुरे कामों को अंजाम दिया है। इस वजह से शायद लोग उसे नफ़रत की नज़र से देखेंगे और वो खुद की नज़र में भी एक गुनहगार है। पर एक वक्त था जब वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करता था। शायद अगू ने सभी बातों को कहकर अपने गिल्ड को काफ़ी हद तक कम कर लिया था। आखिरी दृश्य में हम अगू को बीच पर सबके साथ खेलता देखते हैं। शायद वक्त के साथ उसके सभी जख्म भी भर जाएं। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। अफ्रीका में आज भी कई देश जो गरीबी और भूखमरी से गुजर रहे हैं। उसकी वजह एक है, सालों तक चले सिविल वॉर्स। जंग सिर्फ तबाही और दहशत ले आता है। इस फिल्म के ज़रिए हमें यही बताया गया है कि जंग से शांति अमन कभी नहीं हासिल किया जा सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।